प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द ऑनलाइन क्लासरूम पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझा दिया था कि फ़ंड बेस और नॉन फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, उन वीडियोज़ का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो कैश की जो ज़रूरत होती है या पैसे की जो ज़रूरत होती है उसके लिए वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फंड बेस अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग अपने फंड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइप्स ऑफ फंड में दो तरह के फंड हमें बेसिकली नज़र आते हैं। ठीक है, फंड की बात करें तो एक होता है रेवेन्यू फंड, ठीक है, और दूसरा हो जाता है हमारा विशिष्ट कोष या फिर स्पेशल फंड। ठीक है, रेवेन्यू फंड के अंदर आते हैं रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि प्रतिबंधित और अ, अप्रतिबंधित कोष। ठीक है, इसके बाद विशिष्ट कोष में समर्पित कोष, स्थायी संपत्ति कोष या फिर ऋण कोष या विकास कोष। ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें बोलता है कि डेफिनेशन में कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अप्रतिबंधित या प्रतिबंधित कोष से आप क्या समझते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। कहता है कि अप्रतिबंधित कोष यानी कि अप्रतिबंधित कोष वह कोष है जिसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। मतलब ये जनरल पर्पस के लिए होते हैं, आप इसका इस्तेमाल संस्था के किसी भी काम में लगा सकते हो। ठीक है, इस कोष के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसीलिए इसको सामान्य कोष या फिर पूंजी कोष के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का कि जो हमारा अप्रतिबंधित कोष होता है, इस अप्रतिबंधित कोष को और किन नामों से जाना जाता है। तो इसको सामान्य कोष या पूंजी कोष के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और इस कोष का निर्माण, अब सवाल ये आता है कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इस कोष का निर्माण चंदे की राशि से या सरकारी अनुदान वगैरह से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलिए आगे बढ़ें। फिर इसमें बोलता है, अच्छा इसका अपोजिट होता है रिस्ट्रिक्टेड कोष यानी कि प्रतिबंधित कोष। क्या कहता है प्रतिबंधित कोष के बारे में कि यह वह कोष होते हैं जिनका उपयोग प्रतिबंधित रहता है। ठीक है, इस प्रकार के कोष का उपयोग उसी कार्य के लिए हो सकता है जिनके लिए इसे बनाया गया। मतलब अगर हम कोई ऐसा फंड बनाते हैं जिसको हमने किसी स्पेशल काम के लिए बनाया है, तो उस तरह के कोष को हम रिस्ट्रिक्टेड कोष कहते हैं। इन कोषों को हम स्पेशल फंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्थात इन कोषों का यानी कि अन्य कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। समझ में आया। उसके बाद फिक्स एसेट फंड, ये कहता है कि यह कोष स्थायी संपत्तियों के निवेश पर प्रयोग किया जाता है। अगर हमें फिक्स एसेट खरीदनी है या कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो हमारी स्थायी संपत्ति है, जैसे कि हमें कोई चीज़ बनानी है, भवन मकान वगैरह, तो उस पर जो हम खर्च करते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिक्स एसेट कोष का यानी कि फिक्स एसेट फंड का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो फिक्स एसेट फंड होता है बेसिकली ये अनुदान या फिर सामान्य कोष यानी कि हमारा जो जनरल कोष होता है या फिर जो हमारी कुछ विशेष सब्सिडीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल करके इसको हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 तरह के कोष हैं, ये दोनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल हमारा क्वेश्चन में आता है 2 नंबर का कि मैच फंड क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड या फिर कोई विशेष कोष। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड कैसे किया जाए। तो मैच फंड को ट्रीट करने के लिए हम आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर हमारा मैच फंड आएगा। फिर मैच फंड में हम अपना जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा उसको लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हमारे पास जो पुराना बैलेंस होगा। फिर उसके बाद जो चीज़ें हमारे मैच फंड को बढ़ाएंगी, ठीक है, उनको हमें ऐड करते जाना है, और जो चीज़ें मैच फंड को माइनस करेंगी उनको हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम मैच की टिकट कर रहे हैं यानी कि आप मैच फंड्स में क्या कर रहे हो, टिकट करते हो, आपके यहाँ मैच है और आप उस मैच की टिकट्स की बिक्री करते हो, तो आपको उससे फ़ायदा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। किसी ने मैच फंड में डोनेशन कर दिया है तो उससे भी आपका इनकम बढ़ेगी। और मैच फंड पर जो आपने पैसा लगाया, मैच फंड के पैसे को अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उससे आपको पेमेंट हो रही है तो उस पैसे को भी आप यहाँ पर लिख दोगे। ये सारी चीज़ें, और मैच कराने के दौरान जो आपने खर्चे किए हैं जिससे मैच फंड माइनस हो रहा है, इसीलिए उसको मैच फंड में माइनस कर दिया जाएगा। और दोनों के बैलेंस को कहाँ दिखाया जाता है, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इन दोनों के अमाउंट को, बैलेंस को यहाँ पे दिखा दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच फंड के बारे में कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैच कोस्ट कितना है, 80,000 रुपये का है, खर्चे हमारे 30,000 रुपये के हैं, टिकट हमने बेची है 32,000 रुपये की। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया जाएगा,
हमारा पुराना मैच फंड कितने रुपए का है? 80,000 रुपये का मैच फंड है, जिसमें से हमने मैच की टिकट्स बेचकर और पैसा कमाया, तो इससे हमारा मैच फंड बढ़ जाएगा, तो उसको ऐड किया गया है। तो 80,000 में 32,000 जोड़ दिया, 1,12,000 आ गया। फिर हमने मैच फंड को करने में जो हमने खर्च किया है, कितना? 30,000 रुपये का जो हमने खर्च किया है उसको यहाँ लिख दिया। तो 1,12,000 में से 30,000 घट गए, तो 82,000 रुपये हमारा मैच फंड का आ जाएगा, जिसको हमें बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मैच फंड यानी कि मैच कोष 80,000 रुपये का मैच फंड है। ठीक है, मैच कोष पर विनियोग कर दिया हमने 80,000 रुपये का। ठीक है, फिर उसके बाद मैच पे कुछ खर्चा किया है 1,50,000 रुपये का, और वर्ष के दौरान हमने उससे क्या कुछ डोनेशन पाई है 26,000 रुपये की, और टिकट बेचकर हमने पैसा कमाया है 36,000 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हमारा मैच फंड कितना है। तो हमने देखा कि हमारा जो पुराना मैच फंड है वो कितना है? 80,000 रुपये का मैच फंड हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा मैच फंड आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे जिन जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ है। तो हमें मैच फंड में डोनेशन मिली थी, जिससे हमारा मैच फंड बढ़ गया 26,000 रुपये से। और एक चीज़ और ऐड करेंगे, सेल्स ऑफ मैच टिकट। तो मैच टिकट बेचकर हमने 36,000 रुपये और कमाए, तो टोटल मैच फंड हो गया 1,42,000। इसमें हमने क्या क्या जोड़ा? तो इसमें हमने जोड़ा 80,000 जो कि मैच फंड का था, और 26,000। ठीक है, और हमने इसमें जोड़ दिया हमारा 36,000, यानी कि ये तीन अमाउंट को जोड़कर हमने कितना अमाउंट निकाला? 1,42,000 रुपये की अमाउंट हमने निकाली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 36,000 रुपये का अमाउंट। तीनों को जोड़ा 1,42,000 रुपये का अमाउंट आ गया। उसमें से हमने खर्चा किया था 1,50,000 का। कितने का खर्चा कर दिया था हमने इस मैच फंड के अंदर? 1,50,000 रुपये का खर्च किया हुआ था। तो 42,000 रुपये का मैच फंड था, 1,50,000 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब हम 8,000 रुपये घाटे में जा रहे हैं। तो इस 8,000 रुपये क्योंकि घाटा है, तो देखिए जब फ़ायदा होगा तभी हम दिखाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में दिखा देंगे कि ये खर्चा हमारा बचा हुआ है। बात समझ में आई? इसी तरह हमारा प्राइस फंड होता है, प्राइस फंड की भी कैलकुलेशन सेम होती है। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि हमने प्राइस दिया है 5,000 रुपये का पुरस्कार। ठीक है, स्थिति 2 पुरस्कार दिया गया है 5,000 रुपये का 31 मार्च। पुरस्कार कोष में हमारे पास 40,000 रुपये पहले से पड़े हुए थे, 2024-25 के लिए हमने 7200 रुपये और रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, और केस 3 तीन केसेस में बता रहा है। ठीक है, तीसरा केस दिया हुआ है 5,000 रुपये का हमने पुरस्कार दिया है, हमारे पास पुराना 40,000 रुपये पड़ा हुआ है, आने वाले साल के लिए 7200 रुपये ले लिए हैं, 9% का हमने क्या कर दिया, उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और उसका ब्याज मिल गया हमें 2700 रुपये का। ठीक है, तो एक एक करके तीनों के उस पढ़ते हैं। तो तीनों में पहले वाले में तो सिर्फ मैच फंड के बारे में बोल रहा था, तो प्राइस अवॉर्डेड ये डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा, क्योंकि हमने खर्च किया है इसके अंदर। दूसरे वाले में क्या बोल रहा था कि उसके पास पुराना मैच फंड पड़ा हुआ है 40,000 रुपये का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पुराना मैच फंड उसके पास कितने का पड़ा हुआ है? लगभग 40,000 रुपये का पुराना मैच फंड हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए प्राइस फंड में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 40,000 रुपये का पहले से है। ठीक है, उसमें हमने डोनेशन मिल गई हमें 7200 रुपये की। टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई कितनी? 47,200 रुपये की, जिसमें से हमने 5,000 रुपये का अवार्ड बांट दिया, बच गया हमारे पास 42,200 रुपये। ये हमारा मैच फंड का बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तीसरे वाले में बोल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारी सेम है 40,000 रुपये की, रिसीव हुए हमारे 7200 रुपये, अगले के लिए ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या किया, हमारे पास क्या मिला है? डोनेशन मिला है। ठीक है, डोनेशन मिल गया है। अब हमने क्या किया, 900 रुपये का और 2700 रुपये, ये कहाँ से आए इसको समझते हैं। तो पहले देखा जाए कि हमने प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट कर दी है कितने रुपए की? 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है, जिस पे हमें 9% का ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 40,000 रुपये पे 9% का जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलेगा? बेसिकली मिलेगा 36,000 रुपये, 9 चौक 36 होता है ना? तो 3600 रुपये मिलेगा। अब ये आया कैसे है तो ये भी समझ लेते हैं। हमारे पास अमाउंट है 40,000 रुपये की। ठीक है, उसके ऊपर 9% ब्याज है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 4 9 36, कितना अमाउंट आ जाएगा? 3600 रुपये हमारे पास ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए, 3600 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल गए हैं। ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस ब्याज का पैसा जो है, ये ब्याज का पैसा हमें साल में पहले ही कुछ पैसा मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 2700 रुपये मिल चुका है। 900 रुपये हमें और क्या चाहिए, बनता है इंटरेस्ट, तो लिखेंगे 2700 रुपये हमें मिल चुका है, और 900 रुपये का इंटरेस्ट हमारे पास अभी बचा है जो हमें नहीं मिला है लेकिन मिलेगा। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, आ जाएगा 50,800 रुपये, जिसमें से हमने प्राइस फंड बांट दिया है, कुछ खर्चा किया है, जिससे प्राइस फंड हमारा क्या हो गया, कम हो गया है।
तो 45,800 रुपये का अमाउंट हमारे पास बचेगा। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन और है 4B, ये भी समझ लेते हैं। एक लाभकारी संगठन है जिसके अंदर 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैच फंड की कैलकुलेशन हमें करनी है। इसमें भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है उसने। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद सेल करके हमने मैच फंड में कुछ पैसा कमाया वो दिया हुआ है, उसके बाद वर्ष डोनेशन मिला हुआ है हमें मैच फंड के लिए कितना 1,24,000 रुपये का, और हमने कुछ खर्च कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल दिखाएंगे। मैच फंड की ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा कितना 5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका, ये रहा। उसके बाद आपने मैच की टिकट करके कुछ पैसा टिकट बेचकर पैसा कमाया है जो मैच फंड को बढ़ाएगा, तो ये पैसा ऐड हो जाएगा। कुछ डोनेशन मिली है जिससे मैच फंड बढ़ जाएगा। तो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करके मिलेगा 999,000। ठीक है, 9,99,000 रुपये हमें मिल गए। और हमने क्या किया, इतना ही पैसा हमने खर्च भी कर दिया है। कैसे? 10 लाख रुपये हमने खर्च किए हैं, तो 9,99,000 रुपये हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। और जो 1,000 रुपये हमारे पास बच गया है मैच एक्सपेंस का, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आते हैं नॉन फंड बेस अकाउंटिंग पे। नॉन फंड बेस अकाउंटिंग का मतलब एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम फंड नहीं बनाते हैं बल्कि इनकम के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो हमें थ्योरी बेसिस पर पढ़ लेनी है, जिसमें है चंदा या फिर सदस्यता शुल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में आती है और इसके नेचर के बारे में पूछता है कि इसका नेचर क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम चंदा या सदस्यता शुल्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, चंदा या सदस्यता शुल्क वह है जिसका भुगतान एक सदस्य वार्षिक आधार पर करता है। ठीक है, मतलब अगर कोई सदस्य वार्षिक आधार पर क्या कर रहा है, अपने नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए जो पैसा खर्च करता है उसको चंदा मान लेते हैं हम लोग। ठीक, यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए एक आयगत प्राप्ति होती है, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट होती है। अब क्योंकि रिवेन्यू रिसीट है तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, आय व्यय खाते के क्रेडिट साइड में तथा प्राप्ति और भुगतान खाते के डेबिट साइड में दिखा देंगे, यानी कि प्राप्ति साइड में, रिसीट साइड में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चंदा किसी विशेष कार्य के लिए मिलता है ना, किसी खास काम के लिए प्राप्त किया जा रहा है, तो इसे पूंजीगत प्राप्ति मान लेना चाहिए और इसे चिट्ठे में दायित्व की तरफ दिखा देना चाहिए, इनके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चंदे के बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब सवाल आता है कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है ये कौन से फॉर्म में है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं और इसी के नीचे आपको मिल जाएगा अकाउंट फॉर्म में। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे, पहले स्टेटमेंट फॉर्म देखते हैं और फिर अकाउंट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में सबसे पहला काम क्या है हमारा, वर्ष के दौरान यानी कि सब्सक्रिप्शन, हमें पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा यानी कि साल के लास्ट में जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो हमें मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहिए, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चालू वर्ष के प्रारंभ में एडवांस चंदा यानी कि जब साल शुरू हो रहा था उसके शुरू में जो हमें एडवांस पैसा मिल गया है सब्सक्रिप्शन के रूप में, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। फिर कुछ माइनस करने वाले हैं, जैसे वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा यानी कि जैसे ही हमारा साल शुरू हुआ है उस समय पर अगर हमारा कोई सब्सक्रिप्शन क्या है, बकाया है, बचा हुआ है, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। और वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा यानी कि साल के लास्ट में जब हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिले जो कि अगली साल के लिए होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इधर से दोनों आइटम प्लस करके, इधर से दोनों आइटम माइनस करके, ये हमारा जो फाइनल अमाउंट बचेगा इसको हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखा दिया जाएगा। इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अर्थात क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय व्यय खाते में इसको क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिखे? ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म थी। इसी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन को, इसी चीज़ को अगर हम अकाउंट फॉर्म में लिखते हैं तो अकाउंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये क्या है, रिवेन्यू नेचर का है, तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ से हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है और कौन सी चीज़ से हमारा सब्सक्रिप्शन घट रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग, डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन क्या है, साल के शुरू में बकाया है, उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि हमें साल के लास्ट में मिल गया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब वो चीज़ें जिनसे हमारा सब्सक्रिप्शन, जो माइनस करने वाले आइटम थे स्टेटमेंट फॉर्म में,
उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं डेबिट साइड में, यानी कि वो वैल्यूज़ जिनसे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्या हो जा रही, कम हो जा रही। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है इसमें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब साल के शुरू में ही जो बकाया सब्सक्रिप्शन है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। साल के शुरू में जो बकाया सब्सक्रिप्शन है ना उसकी बात कर रहा है। तो उसको भी हम देखते हैं, साल के शुरू में जो बकाया सब्सक्रिप्शन है उसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए साल के शुरू में जो बकाया सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ आ जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इसको समझाते हैं अभी क्या है, क्योंकि ये अकाउंट फॉर्म में है और बैलेंसिंग फिगर है तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो आइटम हमने यहाँ माइनस करने थे वो दोनों आइटम कहाँ हो जाएंगे, इसके डेबिट साइड में आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है जो आइटम हम यहाँ प्लस कर रहे थे वो दोनों आइटम हमारे कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कैसे, देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरू में जो हमें एडवांस मिला है उसको हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें टोटल सब्सक्रिप्शन साल भर में कितना मिला है वो यहाँ लिख दिया गया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा साल के लास्ट में बकाया सब्सक्रिप्शन है जो हमें नहीं मिला है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, टोटल करेंगे यहाँ से, इसका 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 तीनों का टोटल, यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, ठीक है। क्या करना है, ये टोटल ये टोटल ये टोटल, मान लीजिए यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगी और यहाँ पर भी इसकी और इसकी कुछ अमाउंट आएगी, तो यहाँ की साइड ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5,000 है, यहाँ का टोटल 5,000 बनता है और यहाँ का टोटल 3,000 बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 5,000 3,000 क्योंकि अकाउंट फॉर्म में है तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसमें हम 2,000 रुपये और क्या करेंगे अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, लेकिन वो 2,000 रुपये कहाँ डालने जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। इसी को बोला जाता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए अब सब्सक्रिप्शन हो गया, अब हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो इसी से रिलेटेड है। काफ़ी नीचे दिए हुए हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सूचनाएं दे रखी हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कह रहा है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर आए हुए खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि को कैलकुलेट करें, यानी कि सब्सक्रिप्शन को बनाएं। तो इसमें कह रहा है कि 2024-25, ठीक है, 24-25 24-25 तीनों 24-25 के लिए है, यानी कि इसी साल की कैलकुलेशन के लिए है। चलिए समझते हैं। इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल भर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिल गया है, तो हमें 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, ठीक है। फिर बोलता है 24-25 के अंत में बकाया चंदा, ठीक है, साल के लास्ट में कितना चंदा बकाया है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और साल के शुरू में कितना सब्सक्रिप्शन बकाया है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी के पीछे वाले फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले आ जाएगा, साल भर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमें मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। तो हमें मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, वो कितना है हमारा, ये है हमारा 1,600 रुपये, ठीक है, 16,000 रुपये का। बात समझ में ही, बाकी आइटम दिए नहीं है। अब बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरू में ही कुछ बकाया सब्सक्रिप्शन है, यानी कि पिछले साल का है तो इस साल उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस होकर के कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 रुपये। अब किया क्या, देखो 10 लाख रुपये 16 लाख रुपये, मतलब 1 लाख रुपये और 16,000 रुपये दोनों को जोड़ा, 1,16,000 आ गया, उसमें से 10,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 1,06,000 रुपये बच गए, ठीक है। बस यही सिंपल सी कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। क्या कैलकुलेशन दी है, निम्नलिखित विवरणों से चंदे की राशि के बारे में बताना है, ठीक है। निम्नलिखित विवरणों से 2024-25 के लिए चंदे की गणना करनी है, ठीक है। तो 2024-25 के ब्याह पे चंदे की गणना कैसे की जाएगी, ठीक। एक देख लीजिए यहाँ पे ये दे रहा है कितने के लिए, 1/4/2024 के लिए, और यहाँ ख़त्म हो रहा है 31/3 पे, यानी कि ये जो आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक, ये जो सारा बैलेंस है, ये वाला जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस कौन सा है, ओपनिंग है, ठीक है। ये वाला बैलेंस क्या है, ओपनिंग है, और ये वाला जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि ये साल के लास्ट का बैलेंस है और ये साल के शुरू का बैलेंस है। इतना तो हमें समझ में आ ही गया है। तब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें कुछ गिवन है, बकाया सब्सक्रिप्शन है, तो ये वाला साल के शुरू का होगा, ये वाला साल के लास्ट का होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये वाला साल के शुरू का होगा, ये वाला साल के लास्ट का होगा। और पूरे साल भर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है वो उसने यहाँ बता दिया कि हमें साल भर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, इतना सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुका है, ठीक है।
तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिल गया है साल भर में, 2,24,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, साल के लास्ट का सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये 6,000 रुपये ऐड किए जाएंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, उसको भी ऐड किया जाएगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो हमने पहले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू वाला, इसको भी हम ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,31,600 रुपये की, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब साल के शुरू का कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 9,000 रुपये था, तो 9,000 रुपये का हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जो कि अगले साल के लिए होगा, उसको भी हम इस साल के लिए माइनस कर देंगे। तो ये वाली अमाउंट भी माइनस हो जाएगी। तो ये दोनों अमाउंट हमको दिख रही होगी, 9,000 और इतना, दोनों को जोड़ा कितना आया, 13,400 रुपये आया। अब हमारे पास ऐड करने वाला आइटम ये है और माइनस करने वाला आइटम ये है। तो 2,31,600 में से 13,400 रुपये घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2,18,200 रुपये आ जाएंगे। बस यही हमें दिखाना है। और ये सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखा दिया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पर, इनकम साइड में, ठीक है। कैसे में दिखाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इस सब्सक्रिप्शन को, जो बैलेंसिंग फिगर से जो सब्सक्रिप्शन मिला है, इसको कहाँ दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, यानी कि इनकम साइड के अंदर, ठीक है। कहाँ दिखाया जाता है, इनकम साइड में दिखा दिया जाता है। कोई दिक्कत। अच्छा, इसको बनाने के लिए, ये तो हमारी स्टेटमेंट फॉर्म थी, हम चाहे तो इसको अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने माइनस की थी वो दोनों यहाँ है। कैसे, देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये हमारा साल के, कौन सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों को माइनस किया हुआ है। और ये हमारा हमारा क्या है, स्टार्टिंग का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, जो हमें साल के शुरू में पड़ा हुआ था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमें मिलेगा, ये हो गया हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला हुआ है साल भर के अंदर, और ये हो जाएगा हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़कर क्या किया भाई, 2,31,000 रुपये आएंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो, और इसको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो सेम अमाउंट हमारी बैलेंसिंग फिगर से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी। क्या कहता है ये, मैं आपको देखिए इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने मैच फंड और सब्सक्रिप्शन दोनों के बारे में पढ़ा, और मैच फंड और सब्सक्रिप्शन दोनों के डिटेल क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इसी में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित विवरणों में से 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए डायमंड क्लब का चंदा खाता बनाना है। अब इसने क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि हमें क्या बनाना है, चंदे का खाता बनाना है। तो हम लोग अकाउंट फॉर्मेट में ही इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्या क्या इस्तेमाल करना है देखिए, अब इसमें पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा साल शुरू हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 31/3 ये साल का लास्ट होगा। 31/3, अच्छा ये देखिए 31/3 2024 है और 31/3 2025 है, यानी कि ये जो दोनों आइटम है, ये वाले जो आइटम है, देखिए ये दोनों जो आइटम है ये कब के होंगे, ये एंड के होंगे, ठीक है। ये दोनों आइटम कब के होंगे, महीने के, मतलब साल के ख़त्म होने के टाइम पे। कब, 2024 ख़त्म हो रहा है और यहाँ 2025 ख़त्म हो रहा है, तो जो 2024 का एंड है वही 2025 की शुरुआत होगी ना। तो ये दोनों ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, और ये वाले दोनों जो होंगे ये क्लोजिंग बैलेंस को शो करेगा। इस चीज़ का ध्यान देना, इसमें आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग क्लोजिंग खुद बताया नहीं है, इसे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो बैलेंस है ये क्या है, ये ओपनिंग है। और इसकी बात करें तो ये भी क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग है। और ये वाला हमारा क्या है, ये भी हमारा क्लोजिंग है। बात समझ में आई। तो दो ओपनिंग बैलेंस है और दो हमारे क्लोजिंग बैलेंस है, इनको ध्यान देना है हमें। और ये साल भर के दौरान रिसीव किया हुआ चंदा है। यहाँ तक कोई डाउट। अब मैं ओपनिंग क्लोजिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो डेट है उस पर थोड़ा अगर हम ध्यान देते हैं, तो इसकी जो डेट है ना, डेट पे ध्यान दीजिए, जो उसकी अमाउंट डेट है, इस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये डेट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 31/3/2024 की बात कर रहा है। और इसके जस्ट बाद आएगा हमारा 31/3 के बाद क्या आएगा, 1
1/4/2024 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1/4/2024। ऐसे ये भी 1/4/2024, और ये तो हमारा 1/4/2024 के बाद जो साल ख़त्म होगा वो यहीं ख़त्म होगा, क्योंकि हमारा साल कौन सा बनेगा, 1/4 से लेकर के 31/3/2025 का साल बनेगा। तो ये वाले सारे बैलेंस ओपनिंग और ये वाले सारे बैलेंस क्लोजिंग के होंगे। बात समझ में आई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये कौन सा बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब अकाउंट फॉर्म में देखते हैं। तो डेबिट साइड में हम हमेशा वो आइटम लिखते हैं जिनसे हमारे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कम होगी, या फिर वो आइटम जो हमारे लिए माइनस करने वाली है। तो माइनस करने वाली आइटम कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा हमारा एट दी, कौन सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग का, और क्लोजिंग आ जाएगा यहाँ। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं, यहाँ आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ आ जाएगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरू का आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा साल भर में रिसीव किया हुआ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 1,40,000 रुपये। सबको जोड़ देंगे, किस किस को, इसको जोड़ेंगे पहले 8,200 प्लस 10,800 और 1,40,000, टोटल आ जाएगा 1,59,000, 1,59,000 आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे 13,000 प्लस 5,000, दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से 1,59,000 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 1,41,000। और ये पैसा कहाँ चला जाएगा, ये पैसा चला जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में आया? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि इनकम साइड में। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? फिर आता है चालू वर्ष के चंदे की गणना। भाई करंट ईयर के चंदे की गणना करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 7A है, कहता है 2024-25 के लिए आए हुए खाते में दिखाई जाने वाली चीज़ें। तो इस बार हमें इंफॉर्मेशन रिसीट और पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में दी है, ठीक है। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है 2023-24 के लिए सब्सक्रिप्शन है, ये 24-25 का है, और ये 25-26 का, 3 सालों का अलग अलग सब्सक्रिप्शन इसमें गिवन है, ठीक है। फिर हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 31/3/2024 के लिए, फिर 31/3/2025 के लिए भी दिया है। तो 31/3/2024 का क्लोजिंग 31/3/2025 के लिए ओपनिंग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये वाला जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो बैलेंस है ये हमारे लिए क्लोजिंग हो जाएगा। समझ में आया? फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 23-24 के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया है, इसको भी देख लेते हैं। अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं हम लोग। तो साल भर में हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो है 1,08,000 रुपये का, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप टेंशन मत लीजिए। क्यों गिवन है? क्योंकि देखिए पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल गया है। तो हमने लिख लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऐड करने वाले आइटम में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो हमें मिलना है, अभी मिला नहीं है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपये। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट, ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अगले साल के लिए एडवांस मिला है हमें अभी में, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है हमें। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, साल भर के एंड ऑफ द ईयर के सब्सक्रिप्शन को घटा दिया जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान से अगर आप समझिएगा तो इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है इसके अंदर। क्या क्या गिवन है? यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ऑफ द, ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर जो आता है ये वाला जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है ये बैलेंस हमारा क्लोजिंग का बैलेंस है, ठीक। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग है, ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस किसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग, और ये, एक सेकेंड, अच्छा ये सब्सक्रिप्शन है एडवांस है, तो एडवांस वाले के लिए ओपनिंग नहीं होगा, ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्या है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये वाला हमारा क्लोजिंग अमाउंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए,
और ये वाला हमारा ओपनिंग अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए। समझ में आया? तो देखिए, एक क्लोजिंग ओपनिंग इसी फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोगों को मैं और क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन 7B क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सभी कैलकुलेशन है सब्सक्रिप्शन के लिए। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं 7C के बाद हमारा क्वेश्चन है 7D। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आप इसको भी करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए ही दिखा रहा हूँ। एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चंस के। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमेबल आइटम है, कंज्यूमेबल गुड्स है, ये दूसरा टॉपिक है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सब्सक्रिप्शन का है, जिसमें अगर मैं कहूँ तो आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंडेटरी है, इसको ज़रूर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7D है, इसको भी आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये 7C जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने घर पे खुद बनाइए, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिएगा। यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आइटम है या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, अभी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो व्हाट्सएप हमारा है 8799745548। आप इस नंबर पे चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट या मैसेज भी कर सकते हैं। मैं जितना कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा आप मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को मैं क्या कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।